जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। कैसे रही भाई आपका वीकेंड? कैसा रहा? पढ़ाई की कि नहीं की आपने? राधे राधे भाई, राधे राधे। वेरी नाइस। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग गाइस, ऑल ऑफ यू। क्या चल रहा है? पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं? मैं आशा करता हूँ कि पढ़ाई कर ही रहे होंगे। ठीक है। रिवर सिस्टम को थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ आज। रिवर सिस्टम को खत्म करूंगा। 3 सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, एक सिंधु नदी रिवर सिस्टम है, एक आपका गंगा रिवर सिस्टम है। राइट। सर मूड खराब चल रहा है। क्या बात है, क्यों खराब चल रहा है भाई? केजीएस यूजर क्यों मूड खराब चल रहा है? क्या दिक्कत है? क्या बात हो गई है? ठीक है, तो पढ़ाई आप सब लोग कर रहे होंगे। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, सिंधु नदी रिवर सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं। राइट। और इस चीज को आपने ध्यान रखना है एग्जाम की वजह से। सर एक सॉइल और ओशनोग्राफी की क्लास ले लीजिए। ब्रदर मैं सॉइल की क्लास मैंने आपसे डिसाइड बात कर रखी है कि सॉइल के बारे में बेटा मैंने आपसे बात की है कि सॉइल में जो है आपका नहीं करा पाऊंगा। सॉइल और दो दो चार जो चैप्टर्स हैं उनको मैं जो क्वेश्चंस कर आपको कराऊंगा ना, 2-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, उनके थ्रू सॉइल्स आपका जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? भारत की जो मृदा है, सॉइल प्रोफाइल है, वो आपकी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। राइट। क्या करें? तो उससे मैं आपको करा दूंगा। ओशनोग्राफी की जहां तक बात है, ओशनोग्राफी के लिए बेटा मैं अभी ऑथराइज नहीं हूं, क्योंकि मैं केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए ही मुझे बताया गया है। आ, एक बार मैं अगर टीम से बात करूंगा तो ओशनोग्राफी भी हो सकता है मैं करा लूं। और मुझे लगता है कि जो आपने सर ने आपको कराया होगा ओशनोग्राफी, शायद जब सर ने वो पढ़ाया होगा आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी होगा, तो उसमें शायद आपको ओशनोग्राफी के बारे में बताया होगा। आप वहां से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कब तक क्लास होगा? आज लास्ट क्लास है बेटा। मैं कल कुछ क्वेश्चंस को लेके आऊंगा, मतलब 16 तारीख कल है, तो कल मैं लास्ट आपको जो है क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ एमसीक्यूज। उससे आपको फायदा होगा। राइट। तो उसमें कुछ छूटे हुए जो हमारे चैप्टर्स हैं और कुछ रिवीजन जैसा होगा हमारा, तो उस तरह से रिवीजन भी आपका बढ़िया हो जाएगा उससे। ठीक है गाइस? तो इस चीज को जो है आज हम खत्म करेंगे। जो हमारा जो है यहाँ पे रिवर सिस्टम है, इसको खत्म करेंगे आज। आज हम जो है देखिए, सिंधु नदी तंत्र के बारे में, हिमालय की, भारत की नदियों के बारे में चर्चा हुई थी। 2 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया था, हिमालय की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। इसके बाद सिंधु नदी तंत्र की हमने बात की थी। टीम खान बनाते हैं या अदर मैनेजमेंट? टीम खान सर ही बनाते हैं। ठीक है ना? सर सेंटर डिस्ट्रिक्ट में आएगा। सेंटर डिस्ट्रिक्ट में आएगा मतलब इतना सफिशियंट एग्जाम के लिए बेटा। एग्जाम के लिए कभी भी सफिशियंट कोई चीजें नहीं होती हैं। ठीक है ना? हम कभी भी इस पॉइंट, एज ए जो है टीचर और एज ए स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी जो है सफिशिएंट कभी नहीं होता। कभी भी सफिशिएंट नहीं होता। भूख हमेशा रहती है। एग्जाम के लिए कभी भी सफिशिएंट नहीं होता। पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है, पढ़ते जाना है। हमारा जो कार्य है वो है अपने स्तर को दिन प्रतिदिन बढ़ाना। ठीक है? आज हमारा स्तर यहाँ है, कल पढ़ के हमारा स्तर यहाँ होना चाहिए, फिर यहाँ होना चाहिए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्तर को बढ़ाते चले जाएं। यही जो है उद्देश्य होता है एक छात्र का और एक टीचर का। राइट। तो ये है बात। हाँ, एडमिट कार्ड आ गया। ठीक है ब्रदर? तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में फिर हमने पढ़ लिया था, गंगा नदी तंत्र हमने पढ़ लिया था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमने पढ़ लिया था। अब हम जो है दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। दक्षिण भा, दक्षिण भारत की नदियों का मतलब है, दक्षिण भारत की नदी का मतलब है विंध्याचल से नीचे की जो नदियां हमारी हैं। राइट। विंध्याचल से नीचे की जो हमारी नदियां हैं, इन नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और विंध्याचल जो है वो वाटर डिविडेंट का काम करता है। वाटर डिविडेंट का मतलब होता है जल विभाजक, जिसे हम कहते हैं।
तो हमारी कुछ चर्चा इस तरह से हुई थी कि भाई हमारा जो ये विंध्याचल पर्वत है, राइट, विंध्याचल जो पर्वत है, इससे ऊपर की जो नदियां हमारी हैं इनको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया की नॉर्थ इंडियन रिवर कहते हैं। उसके नीचे की जो नदियां हैं इनको साउथ इंडियन रिवर हम कहते हैं, ठीक है ना, दक्षिण भारत की नदियां हम कहते हैं। तो विंध्याचल से नीचे की नदियों को आपने पढ़ना है। विंध्याचल से ऊपर की जो नदियां हैं उसमें 3 तंत्र प्रमुख है, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तीनों को हम पढ़ चुके हैं। विंध्याचल से ऊपर जितनी भी नदियां होती हैं वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों सिस्टम में आपका का पार्ट होती हैं या इसी सिस्टम में आपका डिसॉल्व होती हैं, अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं। उसके अलावा 2-4 छोटी मोटी नदियां, जैसे मैंने आपको बताया, लूनी है, घग्गर है, साबरमती है, माही है, इसके बारे में भी अभी यहाँ पे जो है हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और पहले हम चर्चा करेंगे साउथ इंडियन रिवर्स की, यानी कि दक्षिण भारत की नदियों की, जो कि विंध्याचल से नीचे हैं। ठीक है भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो यहां पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि भाई आप विंध्याचल से नीचे जो हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं उसको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। 2 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं, एक आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर होता है, एक आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर होता है। एक पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां होती हैं, एक आपका जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां होती हैं, ठीक है जी। एक जिसको हम कहते हैं पश्चिमवर्ती और एक होती है आपका पूर्ववर्ती। हम सबको पता है कि भारत के अगर पश्चिम की तरफ हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं डायरेक्शन का सेंस कैसे लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन का सेंस कैसे लेते हैं? डायरेक्शन का सेंस जब भी आपको लेना होता है, कभी भी आपको दिशा से संबंधित, डायरेक्शन से संबंधित जैसे आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, कहां पे है, किस तरह से है, इसके लिए अगर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन करना है या इसका सेंस लेना है तो आप इस तरह से जो है आप चिन्ह बनाएं, इस तरह से आप चिन्ह बनाएं। यहां आप नॉर्थ लिखेंगे, नॉर्थ के अपोजिट आप साउथ लिखेंगे, फिर यहां ईस्ट लिखेंगे और ईस्ट के अपोजिट आपका वेस्ट लिखेंगे। ये उत्तर है, फिर उसके नीचे यहां दक्षिण है, फिर ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। तो भारत के पश्चिम यानी कि इस तरफ की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, आपका अरब सागर है। क्या है सर? यहां पे आपका अरब सागर है, ये जिसको हम क्या कहते हैं, आपका अरेबियन सी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं हम इसको? अरेबियन सी, ठीक है। और ये क्या आपका पूर्व है यानी कि ईस्ट है। इस तरफ क्या हमारा, जिसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जिसे हम कहते हैं, जिसको कहते हैं आपका बे ऑफ बंगाल, जिसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। तो अगर कोई नदी पूर्व की तरफ जा रही है तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, अगर कोई नदी पश्चिम की तरफ जा रही है तो वो अरब सागर में गिरेगी। तो इस तरह से हमारे दो और इस कैटेगरी को हम 2 और तरीके से विभाजित कर लेते हैं। इस कैटेगरी को हम 2 और तरीके से इलेबोरेट कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। वह नदियां जो पश्चिम की तरफ जाती हैं, पश्चिमवर्ती हैं, या अरब सागर में अपना जल विसर्जित करने वाली हैं, और वो नदियां जो कि पूर्वगामी हैं, पूर्ववर्ती हैं, पूर्व की तरफ चलती हैं, ईस्ट फ्लोइंग है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। ये दूसरी कैटेगरी हमारी इस तरह से होती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहानी यहां पे यह है कि दक्षिण भारत की नदियों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक पश्चिम की तरफ बहने वाली, या यूं कह लीजिए जिनका जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करते हैं, यहां से चलेंगे और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करेंगे। और दूसरी जो होंगी वो होंगे आपका पूर्वगामी यानी कि पूर्व की तरफ चलने वाले और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करने वाली, ठीक है ना। तो 2 कैटेगरी हमारी डिवाइड हो रखी है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे ये जो कैटेगरी बना रखी है वेस्ट फ्लोइंग और आपका ईस्ट फ्लोइंग, पश्चिमवर्ती नदियां और पूर्ववर्ती नदियां, इसकी मैंने जो है कुछ महत्वपूर्ण नदियां यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और अन्य में अभी हम देखेंगे जैसे ब्राह्मणी है, वैतरणी है, पेन्नार है, पलार है, वैगई है। इन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ मैंने नर्मदा और ताप्ती लिखी है, तो उसके अलावा पेरियार भी है, जुआरी और मांडवी नदियां भी हैं जो आपका गोवा में है, ठीक है। उसके अलावा और भी शरावती नदी है, वो भी जो आपका कर्नाटक में, वो भी कहां है, आपका पश्चिमवर्ती है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसलिए जो है यहां पे हमने एक अन्य की कैटेगरी भी बनाई हुई है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती को आपका बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, और ये वो बड़ी नदियां हैं जो आपका पूर्व की तरफ बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती वो नदियां हैं जो आपका पश्चिम की तरफ बहेंगी और अरब सागर में गिरेंगी, और ये वो बड़ी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और आपका पूर्व की तरफ चलती हैं। इसके अलावा जो छोटी मोटी और नदियां हैं उनकी चर्चा, उनके बारे में हम लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं आपको क्या कर लेता हूं, इसको सेव कर लेता हूं, ये कहीं सेव हो जाएगा मेरे ख्याल से। वो देखो सेव हो गया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। अब ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो भी हम लिखते हैं वो सेव हो जाता है और स्क्रीनशॉट आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे कल खिचड़ी पका रहे थे तो वो खिचड़ी पकाने की आवश्यकता नहीं है। चलो
अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो भी स्टडी हमने करनी है वो हमने करनी है इस मैप से। अब सबसे पहले मुझे कमेंट में ये बताओ कि क्या ये मैप आपको क्लियर दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है। क्या ये मैप आपको क्लियर दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है? सेव करना सीख लिया हमने। अरे यार तुमने कहां सीखा, और तुमने तो सिखा दिया है। ठीक है, यहां पे सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। इसमें जो छोटी मोटी नदियां हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ओके, ऑल राइट। चलो, अब यहां पे जो है आप सामने देख सकते हो कि भाई भारत की संपूर्ण नदियों का जो है ये मैप हमारे सामने है। यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है आपका ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है, ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका कौन सा रिवर सिस्टम है, ये सिंधु जो है नदी तंत्र है, सिंधु रिवर सिस्टम है। ये आपका गंगा नदी तंत्र है, ये गंगा नदी तंत्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि गंगा नदी यहाँ से निकलने के बावजूद देखिए यहाँ से निकलते 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 आपका यहाँ, और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल के इस तरफ से आते आते और आपका यहाँ पे दोनों मिल जाती हैं। और ये बहुत बड़ा जो है डेल्टा यहाँ पे बन रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये सारी बातें जो है हमने पहले ही जो है चर्चा कर ली है इस पे। और आप एक चीज देखिए, मैंने आपको एक बहुत पहले एक बात भी बताई थी कि गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये जो नदी तंत्र आपका है ये आपके एक ही इलाके से इनका जन्म होता है। देखिए ब्रह्मपुत्र यहां से निकल रही है, यहीं पे से जो आपका इसके पास में यहां पे से सिंधु नदी निकल रही है, और इसी के पास में आपका जो है गंगा नदी तंत्र निकल रही है। ठीक है ना, गंगा आपका यहां से जन्म हो रहा है, उसी के पास में। मैप में ये डिस्टेंस खैर आपका काफी ज्यादा है, लेकिन कहने का मतलब है अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो ये आसपास का ही क्षेत्र है। हिमालय का लगभग लगभग जो है वो एक ही तरह का इलाका वहां पे हमें मिलता है। राजस्थान में रिवर नहीं है, किसने कहा राजस्थान में रिवर नहीं है यार, अभी बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हमने ये जो ऊपर वाला सिस्टम पूरा है, सिंधु नदी तंत्र वाला, ब्रह्मपुत्र वाला और गंगा वाला, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। अब हमने ये जो नीचे की जो नदियां हैं, इन नदियों के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा करनी है। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा जो है जूम कर लूंगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करने का रिस्क लूंगा इस तरह से यहां पे। ठीक है ना, और थोड़ा सा ऊपर लेके चलूंगा इसको, ताकि सारी नदियां यहां पे आ जाएं। अब ठीक लग रहा है भाई? व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा क्या होता है कि जब नदी अपने जन्म स्थान से, जहां से उसका जन्म होता है, और वहां से पूरे बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए बहुत जगह से जो है चलते 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 जब वो आपका समुद्र के पास पहुंचती है, जैसे नदी यहां पे और वो सामने समुद्र है, वो इलाका आ जाता है जहां पे एलिवेशन जीरो होता है, मतलब ठीक है ना, जीरो एलिवेशन पे जब वो पहुंचती है तो कई सारी धाराओं में वो बंट जाती है। और नदी अपने साथ जो गाद मिट्टी पत्थर लेके आती है, क्योंकि जब वो बहुत सारी धाराओं में बंट जाती है तो उसकी क्षमता कम हो जाती है उसको ढोने की, और उसको वो उन्हीं धाराओं के बीच में वो गाद मिट्टी पत्थर आपका जमा होने लग जाता है, और जिससे वो जो एक मैदान, एक क्षेत्र आपका डेवलप होता है, एक भूमि जो उससे विकसित होती है, डेवलप होती है, जो लैंड उससे डेवलप होता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की खास बात क्या होती है, बहुत सारी जो है नदी की धाराएं उसके बीच में से जा रही होती हैं। सर मैराथन कब करवाएंगे? करवा देंगे मैराथन यार। मैराथन मैंने ऑलरेडी, वैसे ज्योग्राफी की आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो मैंने कर रखी है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें जो है करवा रखे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के एक बार 100 करवाए हैं और एक बार जो है 50 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है ना, तो वो भी मैंने करवा रखा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे जो आपके लिए विशेष, आपके लिए इस कोर्स में जिन बच्चों ने क्वेश्चन कोर्स लिया हुआ है, तो उनके लिए विशेष जो क्वेश्चंस मैं जो कराऊंगा वो मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है ना, कल मैं आपको विशेष तरह से जो है क्वेश्चन कराऊंगा, स्पेशली क्वेश्चन कराऊंगा आपको। कुछ क्वेश्चंस जो है इंडियन ज्योग्राफी के तहत एक रिवीजन सा बन जाए, और कुछ चैप्टर जो ऐसे हैं, जो छोटे मोटे चैप्टर हैं जो छूट गए हैं और उनसे क्वेश्चन बन सकता है, वहां से मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा लूंगा। ठीक है ना, बस ये है। चलो अब बात करते हैं आपका बाकी नदियों की। चलो भाई, अब देखो यहां पे कुछ बड़ी नदियां तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रही होंगी। यहां पे सामने लिखा क्या है आपका,
गल्फ ऑफ बंगाल, ये तो कुछ अलग दूसरी भाषा में लिखा हुआ है। और ये जो है आपका अरब सागर, ये तो मेरे ख्याल से कुछ जो है कौन सी भाषा है भगवान जाने क्या है, गल्फ ऑफ बंगालियन कुछ ऐसा करके लिखा है। लेकिन हमें स्पष्ट पता है भाई इस तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ जो है आपका अरब सागर है। और कुछ बड़ी नदियां आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रही होंगी, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और आपका कावेरी है। इस तरफ से आपको नर्मदा दिख रही है और ये आपको ताप्ती दिख रही है, ठीक है जी। लेकिन हाँ सर, डेल्टा और एस्चुरीज में क्या डिफरेंस है? सर डेल्टा और एस्चुरीज में ये डिफरेंस होता है, डेल्टा वो नदियां बनाती हैं जो बहुत इरोजन करती हैं, जो बहुत बहुत अत्यधिक जो है भूमि का कटाव करती हैं, हॉरिजेंटल और आपका वर्टिकल, ठीक है ना। अपनी जिस बेस पे वो बह रही होती हैं, जमीन के जिस हिस्से में वो बह रही होती हैं, उसी बेस को वो काटती रहती हैं, उसे कहते हैं हॉरिजेंटल इरोजन। और जो नदी के दोनों किनारे होते हैं वो भी जो है आपका भूमि का कटाव करते हैं, उसे कहते हैं वर्टिकल इरोजन। तो जो ये नदियां इस तरह का इरोजन करती हैं, तो वो इरोजन करके जो भी वो काटा है उन्होंने, गाद मिट्टी पत्थर जो भी उनके पास होता है, भाई भूमि को काटेंगे तो गाद मिट्टी पत्थर होगा, तो उसे आगे ले जाती हैं। और जब वो सागर के किनारे पहुंचती हैं तो समुद्र में गिरने से पहले वो जो गाद मिट्टी पत्थर होता है उसको समुद्र के किनारे बिखेर देती हैं, और उसकी वजह से जो भूमि जो लैंड आपका बनती है उसको हम कहते हैं डेल्टा। ये तो डेल्टा हो गया। एस्चुरीज का मतलब होता है कि जो ऐसी नदियां जो आपका खास करके रिफ्ट वैली से, ठीक है ना, भ्रंश घाटियों से बहती हैं, तो वो इरोजन नहीं कर पाती हैं, कटाव नहीं कर पाती हैं। जब कटाव नहीं कर पाती हैं तो उनके पास गाद मिट्टी पत्थर भी कुछ नहीं होता, और जब गाद मिट्टी पत्थर कुछ नहीं होता तो वो जब समुद्र के पास पहुंचती हैं तो वो भी जो है कई विभिन्न छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती हैं। लेकिन उनके पास गाद मिट्टी पत्थर होता नहीं है, तो उनके बीच में कुछ जमा होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनकी जो धाराएं हैं, जैसे एक नदी है और वो 2 या 3 धाराओं में बंट गई है, 4 धाराओं में ऐसे बंट गई, छोटी छोटी धाराओं में, तो उसकी जो धाराएं होती हैं वो समुद्र के तट को, जो सी का कोस्ट होता है, उसको ही गहरा गहरा काटने लग जाती हैं। तो वो जो गहरा गहरा काटा हुआ होता है नदी ने, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका एस्चुरी कहते हैं, ठीक है ना। जब नदी पहुंचेगी, ये ताप्ती और नर्मदी, मैं अभी बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या होता है, पर इसी तरह से होता है। एस्चुरीज का मतलब होता है जब नदी आपका ऐसे जो है, ऐसी नदियां जो कि इरोजन नहीं करती हैं, जिनके पास गाद मिट्टी पत्थर नहीं है, समुद्र के पास जाती हैं, 2-3 धाराओं में बंट जाएंगी, और बंटने के बाद गाद मिट्टी पत्थर तो है नहीं, तो बीच में भरने के लिए कुछ नहीं है, तो वो समुद्र के तट को ही काट देती हैं। तो वही जो है गहरा गहरा उनको काट देते हैं, वही जो गहरा काटा हुआ हिस्सा होता है उसी को एस्चुरी कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। चलो आगे। अब यहां पे जो है आपका नर्मदा, ताप्ती, ये सारे हो गए। सबसे पहले हम आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करेंगे। और यहां पे देखो कुछ नदियां ऐसी हैं कि जिनको जो है यहां पे बताया नहीं गया है, लिखा नहीं गया है, लेकिन हम जो है उसकी चर्चा जरूर करेंगे। मैं ब्लैक पेन से इसको बनाऊंगा। यहां पे जो एक नदी आपकी बनाई हुई है, ये देखो, ये है आपकी पहली नदी, पहली जो आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये देखो यहां पे, ये वाली। अगर मेरे साथ साथ बना सकते हो इस तरह से तो बहुत ही जो है आपका अच्छा रहेगा, ठीक है ना। या इसको लाल कलर से बनाते हैं, वो ज्यादा चमकेगा इस पे, ठीक है ना। पहली जो है आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पूर्व की तरफ बहने वाली जो नदी है वो ये है, और जो ये है ये आपकी दूसरी वाली है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? जो पहली वाली जो नदी हमने यहां पे बनाई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने पता करना है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्राह्मणी, सॉरी स्वर्ण रेखा। ये जो पहली वाली, ये वाली जो नदी है, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसका नाम है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ठीक है ना। और जो दूसरी वाली नदी मैंने यहां पे बनाई है, इसका नाम है ब्राह्मणी। तो ये हमें जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है आपके पास क्या आएगा, वो ये आएगा कि निम्न नदियों को उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ आप क्रम में लगाएं। कि भाई जब आप नॉर्थ से चलेंगे तो पहले कौन सी पड़ेगी, दूसरी कौन सी पड़ेगी, तीसरी कौन सी पड़ेगी, चौथी कौन सी पड़ेगी। तो नदियां भले छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन क्वेश्चन जब वो पूछता है कि भाई नॉर्थ से जब हम चलेंगे तो कौन सी नदी पड़ेगी, तब इनका नाम वो लिख लेता है। तो हमें इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये कि भाई ये स्वर्ण रेखा नदी है, इसका जन्म जो है आपका यहां झारखंड से हो रहा है। और ये जो है आपका ब्राह्मणी नदी है, इसका जन्म कहां पे हो रहा है, आपका छत्तीसगढ़ से हो रहा है। और जब हम नॉर्थ से चलेंगे तो पहले आपका स्वर्ण रेखा नदी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आपकी कौन सी पड़ेगी, ब्राह्मणी पड़ेगी। एक तो ये बात। दूसरी, ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये जो स्वर्ण रेखा है जो सबसे पहले यहां पड़ती है, ये स्वर्ण रेखा, इसको स्वर्ण रेखा कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि इस नदी में सोने के छोटे मोटे कण पाए जाते हैं।
इस नदी में जब आप जाओगे और वहां जो है गाद मिट्टी पत्थर या नदी से पानी या कंकड़ उठाओगे तो उसमें से सोने के भी छोटे छोटे कण आपको मिलेंगे, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। और एक एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि भारत की वो कौन सी नदी है जिसमें सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, या सोना जिस नदी में मिलता है तो उस नदी का नाम ही क्या है आपका, स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है ना। दोनों ही नदियां अगर आप यहां पे देखोगे तो दोनों ही नदियां जो है उड़ीसा में आ रही हैं, यहां पे ये उड़ीसा में आती हैं, लेकिन एक झारखंड से निकल रही है और एक आपका छत्तीसगढ़ से निकल रही है। ठीक है ना। पहली हो गई स्वर्ण रेखा और दूसरी कौन सी हो गई आपका ब्राह्मणी। अब यहां पे जो है दूसरी नदी कौन सी आ गई हमारी, महानदी। दूसरे नंबर पे आपका, तीसरे नंबर पे जो नदी हमारी है वो है आपका महानदी। ये जो महानदी है ये कहां से निकल रही है आपका, ये कहां से निकल रही है, छत्तीसगढ़ के सिहावा। ठीक है ना, एक जगह है आपका सिहावा, तो वहां से इसका जो है जन्म होता है, पहले मध्य प्रदेश में होता और वहां से जो है इसका जन्म होता है सिहावा से। ठीक है ना, सिहावा से जो है इसका जन्म होता है। और कोई मुझे बता सकता है महानदी के ऊपर कौन सा जो है डैम बनाया गया है, क्या कोई बता सकता है महानदी पे कौन सा डैम बनाया गया। महानदी पे एक डैम बनाया गया बहुत खास, आप में से कई बच्चे जानते होंगे, जरा मुझे बताओ कौन सा डैम जो है आपका महानदी पे बनाया गया। यहां पे उस डैम का जो है ये प्रतीक चिन्ह है यहाँ पे, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक बहुत प्रसिद्ध डैम बनाया गया महानदी पे, कौन सा बनाया गया बताओ, बताओ भाई कमेंट में बताओ, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। हीराकुंड, यस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हीराकुंड है या नागार्जुन सागर है, अब बताओ। अगर उसने ऑप्शन में दिया कि महानदी पर उड़ीसा में एक प्रसिद्ध डैम बनाया गया है, तो उसमें जो है आपने हीराकुंड ऑप्शन ई दे दिया, ऑप्शन बी पे उसने नागार्जुन सागर दे दिया, सी पे उसने जो है आपका निजाम सागर दे दिया, और डी पे उसने जो है कुछ और दे दिया। ठीक है ना, भागड़ा नागल दे दिया। अब बताओ हीराकुंड लिखोगे वहां पे या फिर जो है नागार्जुन सागर लिखोगे, क्या लिखोगे, बताओ भाई। हीराकुंड ही है पक्का, यस वेरी गुड वेरी नाइस। हाँ हीराकुंड, तो हीराकुंड बांध जो है कहां पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड बांध। और महानदी जो है यहां पे उड़ीसा में जब अपना छोटा सा डेल्टा बनाते हुए अपना जल विसर्जित करती है, तो महानदी के किनारे पे आपने सुना होगा बहुत प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा में क्या है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वो कहां पे स्थित है आपका, कहां पे है कोणार्क का सूर्य मंदिर, सुना है आपने, जहां पे सूर्य जो है ऐसा लगता है कि सूर्य उसी मंदिर से उजागर हो रहा है, उसी से जो है आपका उत्पन्न हो रहा है। कब लगता है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन जब वहां सूर्य मंदिर में जाते हैं और सुबह सुबह जब सूर्य उग रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य उसी मंदिर के बीचों बीच से उग रहा होता है, बहुत सुंदर जो है विंगाम दृश्य होता है। तो बताओ कहां पे आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे है, कहां पे है कोणार्क का सूर्य मंदिर, पता है आपको कहां पे है कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्या पता है आप लोगों को। सन टेम्पल उड़ीसा, यस, महानदी के बेसिन पे ही स्थित है वो। ठीक है ना। और यहां पे जो आपको झील दिख रही होगी, यहां पे एक झील है जिसका नाम क्या है आपका चिल्का। ये जो चिल्का झील है ये भी महानदी के बेसिन में ही पड़ती है, महानदी इसके बिल्कुल पास में ही है और इसी के डेल्टा के साथ जो है आपका ये चिल्का झील लगी हुई है। हाँ, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है ना, पुरी का जगन्नाथ मंदिर वो भी जो है आपका यहाँ पे महानदी के डेल्टा के पास ही, इसके मुख पे, इसका कहते हैं माउथ। माउथ का मतलब होता है जहां पे नदी का, जहां पे नदी की मृत्यु हो रही होती है, जहां पे नदी जो है समुद्र में मिल रही होती है, जहां पे नदी समाप्त हो जाती है, समुद्र में विलय हो जाता है नदी का, उस जगह को कहते हैं उसका माउथ। जैसे यहां कहीं पे लिखा रहता है माउथ ऑफ गंगा, इसका मतलब गंगा नदी जहां पे समाप्त हो गई है उसका समुद्र में विलय हो गया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है ना। नेवी का ट्रेनिंग सेंटर होता है आईएनएस चिल्का। अमृतसर, अमृतसर कहाँ है, अमृतसर बेटा अलग चीज है, अमृतसर में तो गोल्डन टेम्पल है। नेवी का ट्रेनिंग सेंटर आईएनएस चिल्का, हाँ भाई आईएनएस चिल्का जो है नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। बेसिक ट्रेनिंग जो होती है खास करके सिपाहियों की, नेवी के AA और SSR जो आपका जाता है वो आपका चिल्का में होता है। और जो ऑफिसर्स हैं वैसे तो उनका केरल के एजिमाला में उनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ट्रेनिंग के लिए उनको जो है चिल्का में भी ले जाया जाता है। ठीक है ना, जो ऑफिसर्स होते हैं। चलो, तो ये हमारी जो है महानदी हो गई और इस पे आपका हीराकुंड डैम हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम आपका गोदावरी।
अब ये जो गोदावरी है ये कहां से निकलती है? आपका नासिक। ये निकलती है सर आपका नासिक। ठीक है जी, नासिक से जो है इसका जन्म होता है, नासिक से जो है इसका जन्म होता है। और नासिक कहां पे? आपका महाराष्ट्र में, नासिक शहर के पास से इसका जन्म होता है। और वेस्टर्न घाट माउंटेन है यहाँ पे, जो कौन से माउंटेन है हमारे? वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिमी घाट पर्वत है, और वहीं से जो है उसका जन्म होता है। और यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर उसके जो है कहा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंडिया लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, चिल्का लगून। हाँ, सलाइन वाटर सबसे बड़ी है। ठीक है, मैं वहां पूरी गया भी हूं। सर गंगा रिवर कहां तक जाकर रुकी है? गंगा रिवर तो यहां खत्म होती है ना, ये देखो यहां बांग्लादेश में जाती है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था ना। भारत में जो है वो बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश में जाके फिर यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बना के जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हो गई आपका गोदावरी। गोदावरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है। गोदावरी को जो है क्या कहा जाता है? आपका दक्षिण गंगा। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दक्षिण गंगा? इसके बारे में भी सुनिए आप। जो गोदावरी है वो एक तो जो है क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है आपका गोदावरी। एक तो ये है। दूसरी खास बात आपका क्या है गोदावरी की? वो उसका जो है नासिक शहर इसके किनारे पे है। दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं? साउथ गंगा, ओल्ड गंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्यों कहते हैं इसको? दो कारण है। जैसे उत्तर भारत में सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है? गंगा है। वैसे दक्षिण भारत में कौन सी है? आपका गोदावरी है। एक। दूसरी बात, जो हमारा कुंभ लगता है, कुंभ आपका 4 जगह पे लगता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। कुंभ का जो मेला है, कुंभ मेला, ठीक है ना, कुंभ मेला आपका कहां कहां लगता है? कुंभ मेला लगता है, एक आपका कहां पे लगता है कुंभ मेला? हरिद्वार में। और दूसरा जो है कुंभ मेला दूसरे साल 12 साल बाद, 12-12 साल में लगता है ना, कहां लगता है? आपका प्रयागराज में। ठीक है ना। और दूसरा लगता है आपका शिप्रा नदी के किनारे, कहां पे? उज्जैन में। और चौथा लगता है आपका कहां पे? नासिक में। ठीक है ना। तो दक्षिण भारत में देखो हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन, ये तो उत्तर भारत में आते हैं। और सब ये तीनों ही जो है गंगा नदी या गंगा नदी के सिस्टम पे। देखो हरिद्वार है वो गंगा नदी के किनारे पे है, प्रयागराज है गंगा नदी के किनारे पे है, उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे पर। क्षिप्रा अपना जल किसको देती है? चंबल को। और चंबल का पानी कहां जाता है? यमुना में। और यमुना का पानी कहां जाता है? गंगा में। तो ये भी गंगा नदी तंत्र पे ही स्थित है। तो जहां 4 जगहों पे जो है आपका मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, उनमें से 3 जगहें तो आपका गंगा नदी पे हैं, और एक कहां है आपका? जो नासिक है वो किसके किनारे पे है? आपका गोदावरी। तो इसलिए इसको जो है दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है ना। 3 जगहों पे, 4 जगहों पे कुंभ लगता है, जिसमें से 3 तो आपके गंगा या गंगा की सहायक नदी पे हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नासिक है वो तो ना तो जो है गंगा नदी पे स्थित है, ना तो वो जो है आपका गंगा नदी की किसी सहायक नदी के किनारे स्थित है। ये तो बिल्कुल आपका गोदावरी के किनारे पे है, और दक्षिण भारत में हो गया। तो इसलिए जो है आपका गोदावरी को धार्मिक इंडिया के जो है आपका रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। और दूसरा भौगोलिकली, जो ज्योग्राफिकली हम क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि जैसे सबसे बड़ी नदी जो है उत्तर भारत में गंगा है, वैसे दक्षिणी भारत में नर्मदा है। बट सर पूरे भारत की बात की जाए तो गंगा बड़ी, हाँ बिल्कुल पूरे भारत में गंगा बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पूरे भारत में आपका जो है गंगा बड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से विंध्याचल से ऊपर, अभी मैंने बताया ना, विंध्याचल से ऊपर की जो नदियां हैं उनमें गंगा सबसे बड़ी है, तो विंध्याचल से नीचे की जो नदियां हैं उसमें गोदावरी सबसे बड़ी है, तो इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसलिए। और दूसरा कारण मैंने बताया आपका कि वो आपके कुंभ के मेले वाला, कुंभ के मेला 4 जगह पे लगता है, जिसमें से 3 जो है गंगा नदी या गंगा नदी की सहायक नदी पे है, और एक जो है आपका वो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे पे है, तो इसलिए इसको जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है जी, चलो। तो ये आपका जो है कौन सी हो गई है? गोदावरी हो गई। गोदावरी नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखो एक तो आपकी कौन सी आ रही है? इसे कहते हैं इंद्रावती। ठीक है जी, इसको लिखूंगा यहां पे मैं आपका इंद्रावती। क्या आप मुझे जो है महानदी की किसी महत्वपूर्ण सहायक नदी का नाम बता सकते हो? एक जो मैंने बता दिया ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी है। अच्छा जी,
इंद्रावती, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्रावती आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और हमने जो मैराथन कराई थी उसमें भी जो है आपका पूछा हुआ है। मुझे बताओ दूसरी कौन सी हो सकती है, बताओ दूसरी कौन सी हो सकती है, दूसरे का नाम आप गेस करो, बताओ भाई। कौन सी हो सकती है, नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। इस नदी को कहते हैं, जो नदी यहां से आ रही है आपका ताप्ती नदी के ऊपर से, इसको कहते हैं वेनगंगा। ठीक है ना, इसका नाम ध्यान में रखना, वेनगंगा, इसको कहते हैं वेनगंगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, वेनगंगा, पेनगंगा, इस तरह से अगर कुछ जो है, प्राणहिता, इंद्रावती, प्राणहिता ये वाली नहीं है, लेकिन जो मैंने बताई है वो है वेनगंगा। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना, वेनगंगा लिखेगा, पेनगंगा लिखेगा, तो वो आप समझ लेना किसकी है, आपका गोदावरी की सहायक नदी है, वेनगंगा, पेनगंगा, इस तरह से। और दूसरी जो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है जो मैंने यहां पे बना रखी है, उसका नाम है आपका इंद्रावती, और एक मेरे भाई सौरभ ने यहां पे लिख दिया है, उसका नाम है प्राणहिता। वैसे प्राणहिता आपका ऐसे पूछी नहीं जाती, लेकिन वेनगंगा, पेनगंगा कुछ एग्जाम्स में जो है पूछी गई है, और इंद्रावती आपका जो है बहुत बार पूछी गई है, इसलिए मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में आ रखी है और आगे पूछने की जिसकी संभावना रहेगी। ठीक है, आप चाहें तो प्राणहिता भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये वाली जो नदी है ये कौन सी है, आपका वेनगंगा। इसके अलावा पेनगंगा भी है एक, और दूसरी कौन सी है आपकी, इसकी इंद्रावती। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, हमारा कौन सा हो गया, गोदावरी हो गई। तो गोदावरी से संबंधित हमने फैक्ट पढ़ लिया। अब आते हैं भाई आपका कृष्णा नदी पे। देखो वैसे तो दुनिया भर के फैक्ट पढ़ लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट की कोई कमी नहीं है। जीके जीएस तो एक ऐसा विषय है जिसमें गोता लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, ओशियन कभी खत्म नहीं होला। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या है फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहां हमारा एग्जाम हिट करता है बस हमें वही ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलो अब यहां पे जो है आपका कृष्णा नदी की हम बात करेंगे। कृष्णा नदी का जन्म भी जो है आपका कहां से होता है, कृष्णा नदी का जन्म होता है आपका महाबलेश्वर से। मैं यहां पे लिखूंगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहां है आपका, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो कृष्णा नदी जो है आपका रामगंगा, रामगंगा तो बेटा गंगा नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक है ना, रामगंगा जो है आपका, कोई ना, कृष्णा, कृष्णा की दो तीन बताता हूं डब्लू भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये जो अपने महाबलेश्वर से इसका जन्म होता है, महाबलेश्वर आपका कहां पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, इसकी तीन सहायक नदियां आपने ध्यान में रखनी है, कृष्णा नदी की तीन सहायक नदियां आपने ध्यान में रखनी है। देखो एक ये आपकी हो गई, एक ये वाली जो यहां से आ रही है, ठीक है ना, एक नदी आपका जो है ये वाली जो यहां से आ रही है। ठीक है ना, अच्छा एक चीज आपने रखना है, इसकी दो जो सहायक नदियां हैं, एक है आपका भीमा और एक है आपका तुंगभद्रा। भीमा और एक हो गया आपकी जो है तुंगभद्रा। ये दो बहुत प्रमुख नदियां हैं इसकी, भीमा और तुंगभद्रा, दो प्रमुख नदियां इसकी आपने ध्यान में रखनी है। और एक डब्लू भाई ने यहां पे बताई है कोयना। अब कोयना की कहानी सुनो, क्या है कोयना। कोयना जो नदी है, ये यहीं कहीं पे मैं लिख लेता हूं इसको, कोयना जो है, या यहां पे लिख लेता हूं बना के। ये जो हमारी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, इसकी जो है तीन प्रमुख सहायक नदियां आपने ध्यान में रखनी है, एक भीमा और दूसरी जो है आपका तुंगभद्रा। ठीक है ना, और तीसरी जो आपने याद रखनी उसका नाम है आपका कोयना। ठीक है, ये जो कोयना नदी है ये महाराष्ट्र में है, इस पे कोयना बांध भी वहां पे बनाया गया है। और कोयना बांध इसलिए फेमस है क्योंकि कोयना बांध का जब पानी रोका गया था, बांध बना, पानी रोका गया, और वो पानी जो है वो जमीन के अंदर बहुत गहरे घुस गया। और पानी जब जमीन के अंदर बहुत गहरा घुस गया, जैसे पानी रोक दिया, अब रोक दिया पानी, तो पानी इकट्ठा होता गया, इकट्ठा हो गया तो वो इधर उधर जो है घुसने लग गया, इधर उधर जमीन के अंदर जो है जाने लगा। जमीन के अंदर जो है वो 4-5 किलोमीटर किलोमीटर में फैल गया, और उसने अंदर ही अंदर जमीन को काटना शुरू कर दिया। और उसने जमीन के अंदर इतना खोखला कर दिया उसने जमीन को नीचे से, कि एक दिन जो है ऐसा आया कि जो है 4-5 किलोमीटर की जो जमीन थी वो धंस गई नीचे, जिससे वहां आर्टिफिशियल जो है अर्थक्वेक, यानी कि मानव जनित भूकंप जो है वो वहां पे आ गया था। इसलिए कोयना नदी आपका फेमस है। ठीक है ना, तो कोयना जो है इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि कोयना नदी पे कोयना बांध बना हुआ है।
वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और ये खास करके महाराष्ट्र में ही इस पे जो है कोयना डैम बनाया गया है। ठीक है ना। इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है आपका मूसी। मूसी, ठीक है ना, मूसी नदी। ये जो मूसी नदी है ये आपका हैदराबाद, हैदराबाद इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है मूसी। असल में क्या है, हैदराबाद और सिकंदराबाद आपने सुना होगा, हैदराबाद और जो है सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद, इनको हम क्या कहते हैं, जुड़वा शहर, ट्विन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में इनको क्या कहा जाता है, पहले लिख लेंगे इसको, इसको कहा जाता है जुड़वा शहर। ठीक है ना, ये जुड़वा शहर है हमारे। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में एक झील है जिसको हम कहते हैं निजाम सागर। ठीक है ना, क्या है जिसको हम क्या कहते हैं, निजाम सागर, जिसको हम निजाम सागर कहते हैं। तो इस निजाम सागर को जो पानी फीड करती है, इसको जो पानी देती है, तो वो कौन देती है, मूसी नदी। तो इसलिए वैसे तो जो हैदराबाद शहर है वो निजाम सागर के किनारे पे है, लेकिन निजाम सागर को जो पानी दे रहा है वो कौन दे रहा है, आपका मूसी नदी दे रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हैदराबाद शहर है वो मूसी नदी के किनारे पे है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पे, तो आपने कहना है मूसी नदी। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, आपका कृष्णा नदी की। ठीक है जी, चलो ये बहुत बढ़िया। अब कृष्णा नदी पे जो है आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है, जिस डैम का नाम क्या है हमारा, जिसका नाम क्या रखा है हमने भाई, आपका नागार्जुन सागर रखा है। क्या रखा है, कृष्णा नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, नागार्जुन सागर बना हुआ है या कौन सा बना हुआ है, बताओ। अभी बताया था आप लोगों ने, कौन सा डैम बना हुआ है, नागार्जुन सागर। यस। और महानदी पे कौन सा बना हुआ है, महानदी पे, ये है आपका यहां पे नागार्जुन सागर। महानदी पे कौन सा बना हुआ है, हीराकुंड। ठीक है ना, वहां बना हुआ है आपका हीराकुंड। इसको लिख लेता हूं मैं यहां पे ताकि लड़कों को याद रहे, हीराकुंड। ठीक। अब एक चीज और आपको बता देता हूं, जो हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है, उस डैम को कहते हैं भारत का सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। ठीक है ना। और नागार्जुन सागर हमारा कहां पे हो गया है, कृष्ण नदी पे हो गया है, आंध्र प्रदेश में, एपी में जो है आपका ये बना हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जो है कृष्णा नदी की कहानी आपका होती है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इस तरह से ये सेव हो जाएगा, देखो क्या बढ़िया से सेव हो गया है। और बाकी चीजों को जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करेंगे ताकि हम कृष्णा से नीचे आ सकें। चलो ये क्लीन हो गया अब। ठीक है भाई, हाँ बहुत बढ़िया, हीराकुंड डैम। ठीक है, अब आते हैं कृष्णा से लेके और कावेरी तक। अब जो कृष्णा से नीचे कृष्णा और जो कावेरी का जो बीच का हिस्सा है, इसको कहा जाता है केजी बेसिन। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है आपका केजी बेसिन। क्या कहा जाता है इसको, के जी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये जो कृष्णा और गोदावरी का बीच का जो हिस्सा है ना, इसको केजी बेसिन कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। और यहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, आपका नेचुरल गैस। यहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, आपका नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के क्या मिलते हैं, भंडार मिलते हैं। यहां पे भारत में सर्वाधिक जो है प्राकृतिक गैस के जो भंडार मिलते हैं वो केजी बेसिन में मिलते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलते हैं। इस चीज को भी आपने नोट कर देना है, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है ना, एक तो बात ये बताना चाह रहा था, इसलिए इसको भी सेव कर देते हैं। ठीक है, ये आपका सेव हो गया, अब इसको भी क्लीन कर देंगे। चलो, अब आते हैं आपका कृष्णा और गोदावरी के बीच में। कृष्णा के बाद सीधे गोदावरी है, लेकिन उससे पहले मैं दो छोटी और नदियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक का नाम ये देखो, एक तो ये नदी है यहां पे हमारी, और एक जो है आपका ये नदी हमारी, छोटी नदी। दो नदियां, एक का नाम है पेनार और एक का नाम है आपका पलार। एक पेनार है
और एक आपका क्या है, पलार है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में दो छोटी नदियों का क्या नाम है, हाँ, पेन्नार और पलार नदियां, ठीक है ना। ये दो नदियां हैं, और ये जो दो नदियां हैं इनका कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन ये जो दो नदियां हमारी हैं, ये नदियां आपका कहां पे पूछी जाएंगी, जब हमें क्वेश्चन पूछेगा भाई नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो कौन सी नदी मिलेगी, साउथ से नॉर्थ आएंगे कौन सी नदी मिलेगी, वहां बीच में जो है इनका नाम आ जाता है, वहां बीच में जो है फिर इनका क्या आ जाता है, नाम दे देता है। तो कम से कम हमें इनकी पोजीशन पता हो तो हम आराम से जो है बता सकते हैं कि भाई कहां से जो है आपका क्या हिसाब बन रहा है। तो ये पेनार हो गया, ये आपका पलार हो गया। इसके बाद आते हैं हम आपका जो है कावेरी नदी पे। अब ये कावेरी नदी हमारी, ठीक है जी। ये जो कावेरी नदी है, ये डेल्टा भी बना रही है छोटा सा। कावेरी नदी का जन्म कहां होता है, इसका जन्म होता है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां वेस्टर्न घाट में जो है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में इसका जन्म होता है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में जब इसका जन्म होता है, यानी कि ये है कहां पे, ये आपका कहां पे है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक में, ठीक है ना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो कर्नाटक में स्थित हैं, वहां से इसका जन्म होता है, और ये आपका कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु अपना जाती है। और कावेरी नदी जल विवाद भी कर्नाटक और किसके बीच में है, केरल के बीच में, और उसके कर्नाटक और आपका तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है ना। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कोल डैम भी बना हुआ है, हाँ बिल्कुल, कोल डैम इसी पे बना हुआ है। तो आपका जो कावेरी नदी है, इसका जो है डिस्प्यूट दो राज्यों के बीच में है, कर्नाटक और आपका किसके बीच में, तमिलनाडु के बीच में, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो कावेरी नदी है, कावेरी, इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, ठीक है ना। गंगा, गंगा ऑफ साउथ, क्यों कहते हैं इसको हम, जिस प्रकार से गंगा का पानी कभी नहीं सूखता है, वैसे ही दक्षिण भारत में कावेरी नदी का पानी कभी नहीं सूखता है। सबसे ज्यादा जो पानी है, वाटर वॉल्यूम जो है, वो आपका कावेरी नदी के पास रहता है। वाटर वॉल्यूम का मतलब यूं कह लीजिए कि पूरे साल भर जिसमें पानी रहता है, वो आपका कावेरी नदी है। और उसका कारण क्या है, प्रश्न आता है निम्न में से वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से दक्षिण भारत में कावेरी नदी में वर्ष भर, पूरे वर्ष भर जो है आपका जल उपलब्ध रहता है, या आपका जो है जल स्तर उसका बराबर रहता है, वो कभी नहीं सूखता है। जबकि हमने ये पढ़ा है कि दक्षिण भारत की नदियां ऐसी नदियां हैं जो आपकी सूख जाती हैं, गर्मियों की वजह से उनका स्तर बड़ा कम हो जाता है, और वो बिल्कुल कई बार जो है सूखने की स्थिति में आ जाती हैं। लेकिन कावेरी के साथ ऐसा नहीं है, कावेरी का जो पानी है वो पानी वर्ष भर बना हुआ रहता है। तो उसका उत्तर आपने हमेशा क्या देना है, इसको सुन लीजिए। कावेरी को जब जो है आपका इनकमिंग मॉनसून होता है, मैंने जब पहले पहले दिन आपको जो चैप्टर पढ़ाया था, मॉनसून का चैप्टर पढ़ाया था, तो इनकमिंग मॉनसून होता है, यानी कि आता हुआ मॉनसून। दो कावेरी के दो सेक्शन है आपके, एक अपर कावेरी, एक लोअर कावेरी। अपर कावेरी कर्नाटक में आता है, लोअर कावेरी आपका तमिलनाडु में आता है। अपर कावेरी को कौन पानी देता है, आता हुआ मॉनसून, यानी कि इनकमिंग मॉनसून जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि तमिलनाडु में बारिश आपका इनकमिंग मॉनसून से नहीं होती, कब होती है, आपका जाते हुए मॉनसून से, रिट्रीटिंग मॉनसून से। तो आता हुआ मॉनसून अपर कावेरी जो कि कर्नाटक में है उसको पानी देता है, और जब जो है मॉनसून आपका जा रहा होता है तो लोअर कावेरी, कावेरी का वो हिस्सा जो तमिलनाडु में उसको लोअर कावेरी कहते हैं, उसको जल देता है, उसको पानी देता है। तो जिसकी वजह से इस नदी में, कावेरी नदी में वर्ष भर आपका जो है पानी उपलब्ध रहता है, वर्ष भर इसका जो जल स्तर है, इसका जो वाटर लेवल है, वो आपका क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है। कावेरी नदी को आता हुआ मानसून भी पानी देता है और जाता हुआ मानसून भी आपका पानी देता है, जिसकी वजह से इसमें वाटर लेवल हमेशा बना हुआ रहता है, ठीक है जी। तो ये आपका, और आपको मैं एक चीज और बताता हूं, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना है, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, वो एक टापू है, वो टापू कावेरी नदी के किनारे पे ही बना हुआ है, ठीक ठीक है ना। श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम ये टापू हैं, जो क्योंकि कावेरी नदी क्या करती है, इन टापुओं को बनाती, बनाती कैसे, जैसे ये नदी जा रही है, ये नदी यहां से दो भागों में बंट गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ये दो जो है आपका इस तरह से जो है बंट गई, फिर आ गई। तो ये वाला जो है जैसे टापू कौन सा हो गया, श्रीरंगपट्टनम,
ठीक है ना। इस तरह से श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम, इस तरह से जो है आपके वो टापू भी बनाती है कावेरी नदी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताता हूं, एक और चीज इसमें ध्यान में रखना है, इनकमिंग मॉनसून फीड्स कावेरी। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना, कावेरी नदी को फीड करता है। अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, जो कावेरी है इसको जो बेसिन है, यानी कि जहां जहां से ये कावेरी आपका जाती है, इसका जो क्षेत्र है इसके और इसकी सहायक नदियों का, उसको हम कहते हैं राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया। राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया का मतलब क्या है? दक्षिण भारत की धान का कटोरा। क्या कहेंगे सर इसको? दक्षिण भारत के धान का कटोरा। इसको किसको कहते हैं? कावेरी नदी का जो बेसिन होता है इसको कहते हैं दक्षिण भारत की धान का कटोरा। क्यों? धान को उगाने के लिए भाई पानी की आवश्यकता होती है, और पानी जो है कावेरी नदी में बहुत है। उसको आता हुआ मानसून भी पानी दे जाता है, जाता हुआ मानसून भी इसको पानी दे जाता है। ठीक है ना, तो पानी की कमी है नहीं, तो इसलिए धान खूब उगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। और इसके डेल्टा में भी धान की खेती की जाती है, तो इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहते हैं दक्षिण भारत का। पानी इसमें जो है वर्ष भर रहता है। कर्नाटक के त्रिम्बकम जो है पहाड़ियों से इसका जो है जन्म होता, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका जन्म होता है। ठीक है, ये ध्यान में आपने रखना है। और इस पे जो डैम बना हुआ है, इस पे कौन सा डैम बना हुआ है? आपका कोल डैम बना हुआ है, राइट। इसी के पीछे का जो जलाशय है उसी को स्टैनली जलाशय कहा जाता है। इसके पीछे का जो झील है उसी को जो है क्या कहा जाता है? स्टैनली जलाशय कहा जाता है, स्टैनली लेक कहा जाता है। तो ये आपकी हो गई कावेरी, छोटा सा डेल्टा बना के वो अपना क्या जल विसर्जित कर देती है। और एक चीज मैंने आपको बताया है, कृष्णा और कावेरी के बीच का जो इलाका है उसको हम कृष्णा का जो है आपका कावेरी का जो है केजी बेसिन, सॉरी केजी बेसिन मैंने इसमें गलत लिख दिया है। केजी बेसिन आपका ये होता है कृष्णा और गोदावरी वाला बेसिन। ठीक है ना, केजी बेसिन ये है, यहां मैंने चिन्हित कर दिया था उसका, कृष्णा और गोदावरी। यहां सबसे ज्यादा आपका नेचुरल गैस मिलती है, यह है आपका केजी बेसिन। मैंने नीचे टिक कर दिया था, आई वॉज कंफ्यूज। ठीक है ना, ये केजी बेसिन यहां पे होगा, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन होगा। और यहीं पे क्या मिलेंगे? आपके नेचुरल गैस। ठीक है ना, प्राकृतिक गैस के भंडार मिलेंगे। जैसे सीएनजी चलती, जैसे सीएनजी कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, सीएनजी के सिलेंडर होते हैं ना, तो वो ये सारा ठेका किसको दे रखा है? आपका रिलायंस को दे रखा है, केजी बेसिन वाला, ये वाला पूरा। ठीक है ना, कृष्णा और गोदावरी के बीच का, मैंने कृष्णा और कावेरी पे मार दिया था वो टिक, वो गलत हो गया था। लेकिन कृष्णा और गोदावरी का बीच का जो इलाका है वही केजी बेसिन कहलाता है। और नेचुरल गैस सबसे ज्यादा आपकी यहीं पे मिलती है, प्राकृतिक गैस जिसको कहते हैं। और वो सारे के सारे ठेके इस समय रिलायंस को दे रखे हैं। वो सारे के सारे कुएं जो वहां से ऑपरेट करता है वो रिलायंस करता है। ठीक है जी। हाँ, मैटूर डैम भी है इस पे, वेरी गुड। वो डैम में मैं कभी आपको बताऊंगा, या कल जो है हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कर लेंगे हम। भारत के जितने भी बांध हैं, झीलें हैं, नदियों से संबंधित क्वेश्चन है, कुछ आपके मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन है, वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सारे हम कल देख लेंगे कहां कहां पे कौन कौन सा डैम बना हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये कावेरी के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहां पे जो है कावेरी की जहां तक हम बात करेंगे, तो कावेरी के बाद एक छोटी और नदी पड़ती है जो यहां पे दिखा नहीं रखी है, उसको कहते हैं वैगई। ठीक है ना, इस नदी का नाम क्या है सर आपका? वैगई। ठीक है, उस नदी का नाम है वैगई। अब वैगई नदी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा इसको समझना। वैगई नदी से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, वैगई नदी से यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो पूर्ववर्ती है, यानी कि पूर्व की तरफ चलती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित नहीं करती है। ठीक है ना, यानी कि जो ईस्ट फ्लोइंग है लेकिन बे ऑफ बंगाल में या बे ऑफ बंगाल में अपना अपना जो है क्या नहीं करती है, वाटर डिस्चार्ज नहीं करती है, तो उसका वो कौन सी नदी हो जाएगी? हमारी वैगई। वैगई है, ताम्रपाणी है, ये सारी नदियां आपका बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित ना करके किस में करती हैं? आपका मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में कि वो कौन सी नदी है जो ईस्ट फ्लोइंग है, चलती तो पूर्व की तरफ है लेकिन बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित नहीं करती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? हमारी वैगई नदी हो जाएगी। ठीक है ना, गल्फ ऑफ पाक में करती है। गल्फ ऑफ पाक में करती है का मतलब क्या है? पाक, गल्फ ऑफ पाक कोई नहीं है बेटा आपका, पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरू मध्य है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट एंड द गल्फ। ठीक है, स्ट्रेट क्या करता है आपका? दो लैंड्स को क्या करता है आपका? डिवाइड करता है। दो मुख्य भूमियों को अलग करने वाली
जो वाटर बॉडी होती है उस वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। तो पाक जो है वो आपका स्ट्रेट है, जो भारत और श्रीलंका को क्या करता है, सेपरेट करता है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ का मतलब होता है आपका ऐसी वाटर बॉडी जो तीन तरफ से आपसे किससे घिरी हो, जमीन से घिरी हुई हो, तो उसे हम कहते हैं आपका गल्फ। ठीक है, तो गल्फ का मतलब क्या हो गया, वो वाटर बॉडी जो तीन तरफ से लैंड से कवर्ड हो, तीन तरफ से, चार तरफ से हो जाएगी फिर तो लेक हो जाएगा, तो तीन तरफ से है तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका यहाँ पे गल्फ कहा जाता है। तो गल्फ में वो अपना वाटर डिस्चार्ज करता है, और चाहे तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई पाक स्ट्रेट में करता है। अगर स्ट्रेट दे रखा है उसने ऑप्शन में तो पाक स्ट्रेट आ जाएगा, गल्फ आएगा तो गल्फ ऑफ मन्नार हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से होता है, इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन हमारा बनता है। तो ये हो गया है, इसको भी भाई आपका क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब इसको क्लीन करते हैं। राइट, चलो आगे। अब आते हैं आपका ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर की तरफ, यानी कि जो हमारी पश्चिम की तरफ जो है बहने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपका नर्मदा। सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है सर, आपकी नर्मदा नदी है। ये जो नर्मदा नदी है, यहां इसका जन्म कहां से हो रहा है, अमरकंटक से। इस जगह का नाम है आपका अमरकंटक। अमरकंटक से जो है इसका जन्म होता है। ठीक है भाई, ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, अमरकंटक, अमरकंटक से वैसे दो प्रमुख नदियों का जन्म होता है, एक नर्मदा और एक नदी आपको दिख रही होगी यहां से जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, इस नदी का नाम क्या है आपका, सोन नदी। तो सोन नदी का जो है इसका जन्म यहां से होता है आपका अमरकंटक से होता है। और दूसरा नर्मदा नदी का जन्म भी जो है आपका मध्य प्रदेश में अमरकंटक से ही होता है। सोन उत्तर की तरफ चली जाती है, नर्मदा आपका इस तरफ चली जाती है। नर्मदा जो है वो बेसिकली एक रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है, ध्यान में रखना, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। नर्मदा कैसी है आपका, नर्मदा की अगर बात करें तो यह आपका भ्रंश घाटी, बहने वाली, ठीक है ना, भ्रंश घाटी से जो है आपका बहने वाली नदी है। रिफ्ट वैली जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं सर, आपका रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से आपका ये बहती है नर्मदा। ठीक है, मतलब नर्मदा जो है लिटरली आपका जो है संगमरमर में बहती है, संगमरमर में। नर्मदा जो नदी है इसके किनारे आपका जबलपुर शहर है, मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर। ये क्वेश्चन भी आता है कि जबलपुर शहर, जबलपुर शहर जो है वो इसी के किनारे पे है, नर्मदा नदी के। और जबलपुर शहर के बाद इसमें जो है आपका, जबलपुर शहर के बाद जब ये आपका आगे बढ़ती है तो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वहां पे प्रपात बनाती है, जलप्रपात बनाती है, जिसका नाम है आपका धुआंधार। ठीक है ना, धुआंधार जलप्रपात, वाटरफॉल जिसको हम कहते हैं, वाटरफॉल, धुआंधार जलप्रपात या धुआंधार जो आपका वाटरफॉल, ये आपका बनाती है नर्मदा नदी। ठीक है ना, भेड़ा घाट के पास है, भेड़ा घाट उसे हम कहते हैं। तो जबलपुर से आगे भेड़ा घाट की तरफ चलती है, भेड़ा घाट में आपका धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये कहां चली जाती है, आपका गुजरात में। और गुजरात में ये क्या करती है आपका, यहां पे इस जगह को क्या कहते हैं आपका, गल्फ ऑफ खंबात। यह है आपका खंबे, जिसको हम खंबे भी कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबे, इस तरह से खंबात की खाड़ी, इसको हिंदी में कहते हैं खंबात की खाड़ी। तो ये जो खंबात की खाड़ी है ना भाई जी, यहां जो है ये खंबात की खाड़ी, यहां अपना जो है वो आपका जल विसर्जित करती है नर्मदा। ठीक है जी, इस तरह से जो है नर्मदा नदी क्या है आपका आगे बढ़ती है। इस पे अगर डैम की बात की जाए, नर्मदा नदी पे अगर डैम की बात की जाए तो नर्मदा नदी पे एक हमने डैम बनाया हुआ है जिसका नाम है सर, नर्मदा रिवर यंग रिवर है ना, नर्मदा रिवर यंग रिवर नहीं है बेटा, नर्मदा नदी जो है आपका वो वृद्ध है। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो नर्मदा नदी है इस पे एक डैम बनाया है जिसका नाम है सरदार सरोवर। ठीक है ना, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। इसी सरदार सरोवर बांध के पास ही आपको क्या मिलेगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते हो ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बना रखी है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो बिल्कुल वहीं पे है सरदार सरोवर डैम पे।
ठीक है, और नर्मदा नदी पे ही इसका जन्म इसका जो है निर्माण किया गया है। ये क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने कई बार फोटोज देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरदार सरोवर बांध। तो ये भ्रंश घाटी से बहती है, सरदार सरोवर बांध है, जबलपुर शहर इसके किनारे है, धुआंधार जलप्रपात भी इसी पे बना हुआ है। ठीक है भाई, चलो आगे। हाँ, इंदिरा सागर भी है। चलो अब आते हैं आपका ताप्ती नदी पे। ये जो ताप्ती नदी है इसका जन्म कहां से होता है? बैतूल मध्य प्रदेश। इसका जन्म होता है बैतूल एमपी से। ठीक है ना, मध्य प्रदेश से इसका जन्म होता है। बैतूल मध्य प्रदेश से इसका जो जन्म होता है, तो इसके बाद आगे जो है जब ये मध्य प्रदेश से बढ़ के जो है आपका आगे बहती है, तो ये कहां चली जाती है? आपका गुजरात में। ठीक है ना, महाराष्ट्र में भी जाती है, गुजरात में भी जाती है। महाराष्ट्र से होके जब ये आपका गुजरात में जाती है ताप्ती नदी, तो इसके किनारे पे ये जो ताप्ती नदी है, यहां पे लिखूंगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो हमारी नदी है, इस पे हमने डैम बनाया हुआ जिसका नाम है उकई। ठीक है ना, उकई परियोजना। उकई परियोजना भी आपकी किस पे है? ताप्ती नदी पे बनी हुई है। ठीक है, बहुत फेमस है, गंगा यंग है बिल्कुल। सर भारत की सबसे यंग और ओल्ड रिवर कौन सी है? भाई ऐसा है ना, इस प्रकार से आधार कार्ड तो बने नहीं है नदियों के कि भाई कब उनका जन्म हुआ है, जनवरी में हुआ है या 1990 में हुआ है या 2001 में हुआ है। ठीक है ना, हमें एग्जैक्ट थोड़ी नहीं पता है कि भाई कब कौन सी नदी का जन्म हुआ। या हिमालय से हम पूछें कि हाँ भाई तुमने किसका जन्म पहले, किसको जन्म दिया था पहले, गंगा को दिया था, यमुना को दिया था? तब हिमालय पे सोच रहा है यार मुझे याद नहीं, बात बहुत पुरानी है, बात हजारों साल पुरानी है, मुझे याद नहीं है कि मेरे से जो है गंगा का जन्म पहले हुआ था या यमुना का जन्म पहले हुआ था। शायद इनमें एक दो दिन का ही अंतर है शायद एक हफ्ते का अंतर ना हो, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वैलिड नहीं है बेटा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जो है, गंगा नदी पर कौन सी परियोजना है? गंगा नदी पे जो है आपका टिहरी बांध परियोजना सबसे फेमस, कोटेश्वर बांध परियोजना दूसरी जो है। ठीक है, हाँ उकई है, काकड़ा पारा, काकरा पारा भी इसी पे ही है, उकई और काकरा पारा, काकरा पारा। ठीक है ना, परियोजना ये भी इसी पे ही है। और इसके किनारे कौन सा शहर है? इसके किनारे जो तापी नदी है, इसके किनारे जो आपका सूरत शहर है। सूरत शहर जो किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? आपका साड़ियों के लिए। और डायमंड का जो काम होता है, डायमंड के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं सारे कहां पे हैं? आपके सूरत में हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात तो ये है सारी बात। तो यंग और जो है आपका ओल्ड का जो है इस तरह से टाइम से नहीं किया जाता है। अगर आपने शायद, मुझे लग रहा है आयुष चौधरी ने शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नहीं, शायद अभय प्रताप ने, जिसने भी पूछा है, तो इसको ध्यान में रखना कि भाई यंग और ओल्ड जो नदियां होती हैं वो एज से नहीं होती। जैसे मनुष्यों में या जानवरों में हम कहते हैं ना वृद्ध हो गया तो एज से, वो आयु से, उम्र से हम जो है यंग और ओल्ड का जो है फर्क करते हैं। नदियों में ऐसा नहीं होता है, उनकी विशेषताओं से, उनके कैरेक्टरिस्टिक से किया जाता है यंग और ओल्ड का। ठीक है ना, गंगा नदी का जन्म मैंने तो आपको बताया, वो तो आपका एंटासिडेंट ड्रेनेज है। एंटासिडेंट ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? एंटासिडेंट ड्रेनेज का मतलब होता है जिसका जन्म हिमालय से पहले हुआ है, हिमालय भी नहीं था तब, उससे पहले गंगा नदी बह रही है। तो बात उम्र की नहीं, बात उसकी जो है किससे है? उसकी विशेषताओं से है। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक से है। नहीं तो आज कह रहे हैं हिमालय, हिमालय से पहले है गंगा नदी। ठीक है, यह है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है उस तरह से हमें लेके चलना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी ये क्या है? आपकी ताप्ती नदी है। ठीक है, बहुत ज्यादा देखो डीप मैंने नहीं पढ़ा है इसको, मैं आपसे बहुत फ्रेंकली कर रहा हूं, बहुत गहरा नहीं पढ़ा है मैंने आपको ये टॉपिक। इतना इतना कि भाई हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लें, एक हमारा रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन हो तो हमारे कर लें। बहुत गहरा अगर पढ़ाऊंगा तो फिर 2-3 दिन इसमें खिंच जाएंगे। फिर इसमें डैम, छोटी मोटी जो सहायक नदियां हैं, बहुत सारे कौन कौन से राज्य से गुजर रही है, वो फिर सारी डिटेल जो है हमें पढ़नी पड़ती है। तो उतना जो है गहरा पढ़ के फायदा भी नहीं होता है, और टाइम भी अगर हो तो तब भी उतना गहरा आदमी पढ़ ले। तो एक मोटा मोटा जो है एक रिविजन जिसका। ठीक है जी, तो ये है ब्रदर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ताप्ती नदियां हमारी हो गई। तो ये कुछ नदियां हैं हमारी जो इस तरफ आपका वेस्ट की तरफ बहती हैं। अब और कौन सी नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं या कुछ कैसी हैं, पहले इसको हम क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे।
अच्छा सर, मैंने नहीं पूछा यूं, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, अब देखो चलो, अब मैं आपको बताता हूं और कौन सी नदियां हैं। और जो नदियां हैं जो आपका वेस्ट की तरफ आपकी चलती हैं, देखो सबसे बड़ी तो उसमें से नर्मदा हो गई, फिर आपकी तापी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा जो वेस्ट की तरफ चलती है ना, कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका जन्म वेस्ट में ही होता है, पश्चिम में ही होता है, पश्चिम की तरफ ही आपका बहती हैं। अब आप देखो इसमें, यहां पे जो नदियां पूर्व की तरफ बह रही हैं उनका जन्म पश्चिम से हो रहा है, तो यहां से होते हुए वो आपका पूर्व की तरफ आ रही है। और जिन नदियों को जो नदियां आपका जो है पश्चिम में बह रही हैं, उनका जन्म देखो आपका पूर्व में हो रहा है, तो पूर्व में हो रहा है तो पश्चिम की तरफ बह रही हैं, और पश्चिम में हो रहा है तो आपका पूर्व की तरफ बह रही हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं, जो नदियां आपका पश्चिम में ही आपका पैदा हो रही हैं और पश्चिम की तरफ ही बह रही हैं, तो वो नदियां कौन सी होती हैं? जो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप से पैदा होती हैं। देखो ये पर्वत है ना हमारे, ये तो पर्वत है हमारे इस तरह से, तो घाट पर्वतों के अगर पूर्वी ढाल से, जैसे ये यहां पे ये माउंटेन मान के चलो, यहां पे ये पर्वत है जैसे आपका यहां पे, ठीक है। इसको पहले क्लीन करते हैं जरा, ब्रश चाहिए हमें, ब्रश। ब्रश से क्या होगा? अरे नहीं, ठीक है। जैसे ये हमारे क्या है, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट के माउंटेन है, ये पर्वत है हमारे यहाँ से, ये पर्वत है इस तरह से, ठीक है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है हमारे। अब इसमें क्या होता है, आप मुझे बताओ, ये जो पर्वत की ये वाली जो ढाल है, ये जो ये पर्वत है, इसकी ये वाली जो ढाल है, कौन सी ढाल है, किस तरफ की ढाल होगी? क्या वो पश्चिमी ढाल होगी या पूर्वी ढाल होगी? मुझे बताओ, जिस पे मैंने ये एरो लगा रखा है, ये कौन सी ढाल होगी पर्वत की? ये पर्वत का कौन सी वाली ढाल होगी? पश्चिमी ढाल होगी या पूर्वी ढाल होगी? बताओ भाई, पश्चिमी ढाल होगी या पूर्वी ढाल होगी? कौन सी ढाल होगी भाई? पूर्वी ढाल होगी, हाँ, पूर्व की तरफ है ना, तो पूर्वी ढाल होगी। तो यहां से जैसे कौन सी नदियों का जन्म हो रहा है, जैसे यहां से गोदावरी का जन्म हो रहा है, ठीक है ना, त्र्यंबकेश्वर से इसका जन्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपका कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी कहां से? महाबलेश्वर से जन्म हो रहा है, तो वो भी पश्चिमी घाट पर्वतों की पूर्वी ढाल से इसका जन्म हो रहा है, तो इस तरफ से जन्म हो रहा है, तो वो आपका उसी तरफ जो है आपका चल रही है, ठीक है ना। ऐसी जैसे केरल में यहाँ पे जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कौन सी हैं? जो पश्चिमी घाट पर्वत का ही हिस्सा है वो, तो उसकी इस ढाल से इसका जन्म हो रहा है, तो इस तरफ आपकी बह रही है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं उनका जन्म पश्चिम में ही हो रहा है। कहां हो रहा है उनका जन्म? पश्चिम में। जैसे ये पश्चिमी घाट पर्वत है, तो इसके पश्चिमी ढाल से, इस ढाल से इसका जन्म हो रहा है। जब इस ढाल से इसका जन्म हो रहा है, तो नदी तो ऐसे नहीं कि ना पहाड़ के ऊपर चढ़ेगी और तब इधर जो है आपका जाएगी। अगर पर्वत के इस तरफ से, जैसे ये आपका पर्वत है, तो उसके इस ढाल से जिसका जन्म होगा तो वो नदी इस तरफ चली जाएगी, और जिसका जन्म इस तरफ से होगा तो वो आपका इस तरफ चली जाएगी। जिसका जन्म इस तरफ से होगा तो ऐसे तो नहीं ना, वो आपका डंडा उठाएगी और पर्वत चढ़ना शुरू करेगी, और पर्वत चढ़ने के बाद इधर से ऐसे उतरेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस तरफ जो ऐसी जो नदियां, कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है, इस तरफ से जिनका जन्म हो रहा है वो इधर बह जाती हैं, और जिनका जन्म उसकी पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल से होता है। इस तरफ की जो ढाल है वो पश्चिमी ढाल है, उस तरफ की जो ढाल है वो पूर्वी ढाल है, तो यहां से जिसका जन्म होगा नदी का, तो वो इस तरफ ही आपका बहेगी। तो ऐसी 3 नदियों के नाम में, ये 4 नदियों के नाम मैं आपको बताऊंगा, जो जिनका जन्म, ठीक है ना, ध्यान में रखना, जिनका जन्म पश्चिम में ही होता है और पश्चिम की तरफ ही बहती हैं। पश्चिम की तरफ ही बहती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं सर? आपने 4 लिखनी है। एक पहली लिखनी है आपने जुआरी, और दूसरी आपने लिखनी है मंडावी। ये दोनों ही नदियां कहां हैं आपका? गोवा में। एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी है आपका शरावती। शरावती नदी कहां है आपका? कर्नाटक में, ठीक है ना। और चौथी जो नदी हमारी है, वो उस नदी का नाम है पेरियार। पेरियार कहां है आपका? केरल में, ठीक है सर। इस तरह से आपने इन नदियों का नाम रखना। जुआरी मांडवी नदियां हैं, सुरंग बना के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती ना, सुरंग बना के कैसे चली जाएंगी? क्योंकि नदियां जो है वो हथौड़े और छेनी के साथ थोड़ी नहीं पैदा होती हैं, ठीक है ना।
तो ये हो गए आपका शरावती हो गए और आपका पेरियार केरल में हो गए। तो ये वो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ ही रहती हैं और पश्चिम की तरफ ही आपका बहती हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहां तक बात हो गई हमारी। चलो आगे आप देखो, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब दो चार और छोटी नदियां हैं, बस वहां उस तक को हमने करना है और उसके बाद फिर आगे हम चैप्टर आपका क्लोज कर देंगे, ठीक है भाई। अब आते हैं यहां पे। अब कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका जन्म जो है आपका यहां हो रहा है। अब देखो, एक नदी हमारी कौन सी है, जिसका विंध्याचल से जिसका जन्म होता है, विंध्याचल से जिसका जन्म होता है, इस तरह से ऐसे ऊपर जाएगी और यहां पे ये नदी है आपका माही, ठीक है ना। ये कौन सी नदी है हमारी, माही नदी। विंध्याचल से इसका जन्म होता है और इस नदी का नाम है आपका माही। और ये जो माही नदी है, ध्यान में रखना, ये क्या है आपका कर्क रेखा को दो बार काटने वाली, दो बार क्रॉस करने वाली जो नदी है वो कौन सी है आपका, माही नदी है, माही, ठीक है ना। माही नदी ये हो गई जो आपका। इसी तरह से जैसे गुजरात है, तो गुजरात में आपका एक नदी है जिसका नीलगिरी की पहाड़ियों से इस तरह से जो है उसका जन्म होता है और यहां पे जो है गल्फ ऑफ खंबात में उसका वो हो जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, कौन सी नदी है, साबरमती। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती, ठीक है ना। साबरमती नदी के किनारे कौन सी जो है बैटरी 24 है, एक तरफ ज्योग्राफी और एक तरफ जो है मैथ्स चल रही है। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है ना। ठीक है भाई, तो एक हो गया आपका साबरमती। साबरमती कौन सी नदी हो गई आपका, जिसके किनारे कौन सा शहर हो गया आपका, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर है ना, जहां पे आपका साबरमती आश्रम भी बना हुआ है, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो इसके बाद एक और नदी आपको बताता हूं जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी क्या करती है, लूनी नदी आपका यहां आप पूरे राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और यहां से जो है आते आते आते, वैसे इसका जो है हिमाचल के पास जिसको कहते शिवालिक पहाड़ियों से इसका जो है जन्म होता है, ठीक है ना। लूनी नदी, लूनी, ठीक है, लूनी नदी। तो ये कैसी नदी है आपका लूनी, लवणिया, लवणिया नदी है आपका, यानी कि सॉल्ट वाटर है। और लूनी जो नदी है ये किसको पानी देती है, लूनी नदी, लूनी नदी किसको पानी देती है, लूनी नदी किसको पानी देती है भाई आपका, सांबर झील को, ठीक है ना। जिसमें से क्या बनाया जाता है आपका, नमक उत्पादन किया जाता है, जिसमें से नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान में रखना। तो साबरमती है, माई है, लूनी है और एक हो गई, एक होती है आपकी जो है लूनी नदी, कहां खत्म हो जाती है, रण ऑफ कच्छ में। ये रण ऑफ कच्छ है, यहां पे जाके खत्म हो जाती है, ये कभी भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। अब यहां पे मैं लिख ले रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। वह नदियां, वह नदियां जिनका जन्म, जिनका जो जन्म है वो कहां होता है आपका, स्थल पे होता है, होता है और वे कभी भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। कौन सी नदियां हैं ध्यान में रखना, उसका नाम है आपका लूनी और कौन सी है, घग्गर। लूनी और घग्गर दो नदियां ऐसी हैं जो अंतःस्थलीय, जो अंतःस्थलीय जो है आपका ड्रेनेज, अंतःस्थलीय नदियों का जो है उदाहरण है, इनलैंड ड्रेनेज का एग्जांपल है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज, इनलैंड ड्रेनेज, ठीक है ना। अंतःस्थलीय नदियां जो स्थल में ही जिनका जन्म होता है और स्थल में ही वो खत्म हो जाती हैं, लूनी और घग्गर, ठीक है ना। बैंक, ये ठीक है भाई, ठीक है भैया। तो इस तरह से जो है आपका इनलैंड ड्रेनेज, कभी भी आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा इनलैंड ड्रेनेज का एग्जांपल है, अंतःस्थलीय नदियों का उदाहरण है, तो आपने कहना है भाई आपका लूनी और घग्गर। माही वो नदी है जो दो बार जो है आपका कर्क रेखा को काटती है, ठीक है जी। कॉन्गो जायरे, अब इसमें जब बात खुल गई है तो मैं आपको भी बता दूं,
ये किसको काट रही है? कर्क रेखा को, ठीक है ना। अच्छा, विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है? उसका नाम है कॉन्गो जायरे, कॉन्गो जायरे नदी, ठीक है। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर को 2 बार जो काटती है। और मकर रेखा को, मकर रेखा को जो 2 बार काटती है उसका नाम क्या है? जो उसको 2 बार, उसका नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना आप, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम है लिम्पोपो, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम है कॉन्गो जायरे, अफ्रीका में। लूम, लूनी के नीचे बनास नहीं है सर, लूनी के नीचे बनास नहीं है का मतलब, लूनी के नीचे बनास है। बनास आपका राजस्थान से तो निकलती है, जोधपुर के पास से, जोधपुर के पास से बनास निकलती है और वो फिर आके चंबल में मिलती है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो ये हमारी नदियां थी। कल मैं कुछ आपके क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें से अधिकतर जो है आपके डैम, मृदा, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। कुछ 20 30 50 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा लंबी क्लास ले लूंगा, बैटरी वगैरह अपनी जो है चार्ज करके रखना, ठीक है ना। लूनी के नीचे बनास नदी है सर, हाँ है भाई, है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये डाटा जो अपनी बैटरी बैटरी चार्ज करके रखना, कल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और कल इस पूरे उसको जो है हमारा जो कोर्स है उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कॉन्गो रिवर बेटा, कॉन्गो जो है अफ्रीका में कंट्री है ना, कॉन्गो जायरे, जायरे भी कंट्री है, कॉन्गो भी है, तो वहां बहती है कॉन्गो जायरे। और लिम्पोपो जो है आपका साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। चलो, तो कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैप से संबंधित ही होगा मतलब।